हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज विशेष रूप से मैं बात करूंगा सामाजिक विज्ञान के जो सिलेबस है सोशल साइंस का, उस पर विशेष रूप से बात करने की आवश्यकता है और जरूरी भी है, क्योंकि जो अभ्यर्थी फर्स्ट बार या प्रथम बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, उनको भी सिलेबस एक बार देखना आवश्यक है। एक बार सिलेबस को एनालिस करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, चलो मैं बताता हूँ। आपका जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है, उसमें से आप देखोगे तो आपको अनेक चीजें आपको दृष्टिगोचर होगी। कौन कौन सी? जैसे आपके इतिहास है, तो इतिहास में से आपके हर एक बिंदु दे रखे हैं, तो आपको हर एक बिंदु का विस्तार से अध्ययन नहीं करना। जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता दी हुई है, इसके बाद में आपकी वैदिक काल दिया हुआ है, आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म दिया हुआ है, आपके मौर्य काल और गुप्त काल दिया हुआ है, आपके भक्ति और सूफी तंत्र यानी कि आंदोलन दिए हुए हैं। लेकिन ये अगर आप देखो तो इनकी एक एक आजादी बुक बन सकती है, लेकिन आपके इन प्रत्येक टॉपिक के एक एक पार्ट दिए हुए हैं। जैसे आपको इतिहास में देखना है कितने पॉइंट है, आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं, देखो आपको दिख रहे हैं एक दो तीन, देखो इसमें 8 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं, तो 8 के जो उपभाग है ABC। अब आप देखोगे वैदिक काल। वैदिक काल में केवल आपको वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि सामाजिक जीवन कैसा था उनका, धार्मिक जीवन कैसा था। आपको वैदिक काल के बारे में, उनकी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन नहीं करना, सभा समिति के बारे में अध्ययन नहीं करना, विदत के बारे में अध्ययन नहीं करना, आपको आर्थिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन नहीं करना, कौन सी मुद्रा चलती है कौन सी नहीं चलती, आपको किसी भी प्रकार के इस लफड़े में नहीं पढ़ना। यानी कि जो जो सिलेबस में दिया हुआ है वे आपको पढ़ना है। सबसे बड़ी पढ़ने की कला तो यही है कि जो आपको दिया हुआ है वही पढ़िए, ठीक है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं आपकी बात करूंगा जो जो दिया हुआ है। जैसे आपके टोटल इसमें इतिहास में 11 पॉइंट दिए हैं। कितने पॉइंट? 11। अब 11 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से टारगेट लगाइए कि 11 बिंदु दिए हुए हैं, तो 11 में से आपके प्रत्येक में से 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 2। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके इसमें? 22 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा आइडिया तो ये हो गया कि आपके सामाजिक विज्ञान में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन यानी कि 130 क्वेश्चन आपके 7 विषयों से आएंगे और 20 क्वेश्चन आपकी जो सामाजिक शिक्षण विधियों से आएंगे, ठीक है। तो 130 क्वेश्चन में से आप 22 क्वेश्चन मान लीजिए इतिहास के 22 क्वेश्चन आएंगे। 11 बिंदु है, तो 11 बिंदु में से प्रत्येक बिंदु से आपके एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आएगा, सॉरी। तो वैदिक युग से जैसे सामाजिक जीवन से एक आएगा, धार्मिक जीवन से एक आएगा। इसी तरह आपको हर एक बिंदु को आपको देखना है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है मौर्य काल और गुप्त काल, तो मौर्य काल और गुप्त काल को आपको विस्तार से पढ़ना है। इसका कोई नहीं दिया हुआ है ना, इसका कोई स्पेसिफिक तंत्र नहीं दिया हुआ है। इसी तरह भक्ति और सूफी को भी आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको देखो मुगल पीरियड दिया हुआ है आपके, तो मुगल तंत्र को जो पढ़ना है आपको, वो 1707 तक पढ़ना है, ठीक है। अब आप इसमें बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपको सिलेबस समझने की कोशिश करना। एक तो आप मुगल काल का जो अंत माना जाता है वो 1857 क्रांति के बाद में बहादुर शाह जफर सेकंड के हत्या के बाद में, कि नहीं, अंग्रेजों ने जब हत्या करती उसके बाद में मुगल शासन का अंत माना जाता है। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तभी तक आपको पढ़ना है। उसके बाद में कौन आया, किस तरह से आया, आपको मुगल काल उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपको विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। और इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है? प्रशासनिक विशेषताएं पढ़नी है, सांस्कृतिक विशेषताएं पढ़नी है, ठीक है। तो आपको प्रशासनिक और सांस्कृतिक पढ़नी है, और कुछ भी नहीं पढ़ना। कौन सा राजा ने क्या किया, उसने क्या किया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इस तरह से अगर ध्यान रखोगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस तरह से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तो आपका जो दिया हुआ है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते चाहिए, और देखिएगा आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो, ठीक है। इन चीजों को विस्तार से ध्यान में रखिएगा जो भी पढ़ो जो। इसके बाद में आपके शिवाजी के बारे में दिया हुआ है, तो आपको मराठा तंत्र में केवल शिवाजी के बारे में पढ़ना है, न कि मराठा साम्राज्य के बारे में।
ठीक है। अगर आप मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे तो बाजीराव कितने ही आ गए, वो पेशवा आ गए, तो उनके बारे में आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल शिवाजी के बारे में ध्यान रखना है। इसी तरह आपके फ्रीडम स्वतंत्रता आंदोलन को भी 4 भागों में बांट दिया गया है इतिहास में। तो 4 भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में से आपको क्या क्या पढ़ना है। 1857 की जो पृष्ठभूमि थी उसको देखना है, कांग्रेस का जन्म को देखना है, कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, कहाँ हुए, किसकी स्थापना कौन से सम्मेलन की अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। गांधी जी के बारे में पढ़ना है, और आपके भारत का विभाजन के बारे में जो भी है वो आपको पढ़ना है, यानी कि 4 पोर्शन ही आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन दिया हुआ है, आपके अमेरिकी क्रांति दिया हुआ है, आपके रशियन रिवोल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि जितनी भी वर्ल्ड क्रांतियां हुई उसमें से आपको 3 दिया हुआ है। कितना? एक तो फ्रांसीसी क्रांति, एक अमेरिकन क्रांति, एक रशियन क्रांति। ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति के लिए सबसे बेस्ट बुक बताऊंगा आपको, तो आपको जो कक्षा 10वीं की जो बुक है वो वर्तमान में चलती है एनसीईआरटी की, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। इसी तरह आपको अमेरिका वार भी उसमें मिल जाएगा, और रशियन रिवोल्यूशन भी आपको उसमें मिल जाएगा। इस तरह से उसमें तीनों को आप उसमें से देख लीजिए। आपके यूनाइटेड नेशन के बारे में दिया हुआ है और राष्ट्र संघ के बारे में दिया हुआ है, दोनों को पढ़िए। और यानी कि आपके इस तरह से देख सकते हैं कि इतिहास में आपके 3 बिंदु 9 और 10 और 11, आपके 9, 10 और 11 आपके वर्ल्ड स्टोरी से लिए गए। ठीक है। यानी कि आपके सेकंड ग्रेड में इतिहास में पूरा ही दे दिया, यानी कि इसमें राजस्थान को छोड़ दिया गया और भारत और विश्व का इतिहास इसमें आपके शामिल किया गया है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस पर आप नजर रखिएगा। इस तरह से आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है। दूसरा देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अब भूगोल को किस तरह से पढ़ना है आपको देखिएगा। अब भूगोल को पढ़ने के लिए इसमें टोटल कितने पॉइंट है? इसमें टोटल 6 पॉइंट है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आपको देखना है कि इसके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे पृथ्वी की गति दी हुई है, पृथ्वी की जो भी परिभ्रमण परिक्रमण गतियां दी हुई है, जो उसकी अपसौर उपसौर उपभू अपभू जितने भी दिया हुआ है, पृथ्वी की गतियों के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वो आपको पढ़ना है। अक्षांश और देशांतर आपको पढ़ना है। ठीक है। ये आपको समझना है अक्षांश देशांतर क्या है, किस तरह से है, गौर क्या है, जो आपको इसमें से देखना है। पहला हो गया। इसके बाद में पृथ्वी के बारे में जो उसका आंतरिक भूगर्भीय क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आपको कॉन्टिनेंट महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित, महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित आपको पढ़ना है, और मूवमेंट पढ़ना है आपको, यानी कि जैसे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत था, विवेकनर का जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत था वो आपको पढ़ना है। यानी कि आपके पृथ्वी की गतियां, आपके जो महाद्वीप महासागर, आपके ओटो इसमें वायुमंडल यानी कि कॉस्मोस्फेयर, आइसोलेशन, प्रेशर बेल्ट, वाइंड हवा यानी कि आपके दबाव तंत्र, हवाएं, आपके जो 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 दिया हुआ है वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में आपकी महासागरीय धाराएं जो आपको इसमें पढ़नी है, यानी कि ये तो आपको हो गया वर्ल्ड का, यानी कि आपके फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके भौतिक भूगोल से संबंधित हो गया, यानी कि भूगोल की भी अनेक शाखाएं चलती है। अब इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 2 3 4 के लिए आप सविंदर सिंह की बुक चलती है, सविंदर सिंह। अगर आप सविंदर सिंह की बुक ले पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सविंदर सिंह की बुक से इन चारों को पढ़ लेना बहुत ही अच्छी है। ठीक है। इनमें आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में ये बुक चलती है, और ऐसे भी मिल जाती है आपको, बीए फर्स्ट ईयर में चलती है ज्योग्राफी में सुरेंद्र सिंह की। इसके बाद में है आपका 500 पॉइंट इंडिया। इंडिया की जो भौगोलिक विशेषताएं पूछी है, आपके जलवायु पूछा है, मृदा पूछी है, जो नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति पूछी है, आपके ड्रेनेज पूछा है, अफवाह तंत्र पूछा है, कृषि पूछा है, उद्योग पूछे हैं, आपके पॉपुलेशन जनसंख्या पूछी है। इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आपके, अब देखिए इसमें आपके एक टॉपिक दिया हुआ है भारत का, एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान का, यानी कि आपके राजस्थान और इंडिया, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना अनुपात है। अनुपात देखे 4:1:1। ठीक है। तो 4:1:1 देखिए, 4 अनुपात तो किसका है? विश्व भूगोल का, यानी कि भौतिक भूगोल का है। 1 अनुपात किसका है? इंडिया का है। और 1 अनुपात किसका है? राजस्थान का है। तो अब देखिए कि आपको किस पर विशेष ध्यान देना है। तो मैं कहता हूं कि आपने राजस्थान और इंडिया,
यानी कि राजस्थान और इंडिया को आप हमेशा ही पढ़ते आए हो, ठीक है। आप जरूर शुरू से पढ़ रहे हो इंडिया और राजस्थान का भूगोल, तो इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से आ जाएगा। और जो विश्व का जो भूगोल है, तो आपको विश्व के भूगोल में यानी कि भौतिक भूगोल है, उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, दो का हो गया बात। अब तीसरे की बात देखिए। तीसरे की बात करूं मैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल ही सिंपल बात है, केवल आपको 11th और वे 12th की जो बुक चलती है अर्थव्यवस्था की, वो आपको खरीद के लानी है और उनको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण की आर्थिक समीक्षा आती है, हर वर्ष की आती है, जिससे आपके 2021 और 22 की, तो आप 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा ले आना। साथ में ही जो बजट है उसको देखना। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, वो आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी बुक में पूरी मिल जाएगी। जैसे 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक आपको बिल्कुल उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके इंडिया फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार, आपको जो मैं खिलाऊं आपसे, प्रतियोगिता दर्पण की बहुत अच्छी आती है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजनाएं, राज्य इसकी, जैसे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, सब आपको बिल्कुल इसमें मिल जाएगा। इसमें आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स में जो 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 18 से 20 क्वेश्चन में आप 16 से 18 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं आपके राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान के बारे में बात करूं तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पहला जो बिंदु दिया हुआ है, वो आपकी इसके बारे में दिया हुआ है कि इसके जो क्षेत्र हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत और आधुनिक जो क्षेत्र है, उसके बारे में आपको जानकारी याद होना चाहिए। यानी परंपरागत क्षेत्र क्या है और आधुनिक क्षेत्र क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह आपको सत्ता, शक्ति और वैधता के बारे में आपको देखना है, ये बिल्कुल आपको मिल जाएंगे 11वीं 12वीं किताबों में। यानी कि आपको पास प्रत्येक सब्जेक्ट की 11वीं और 12वीं की आपके पास बुक्स होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपकी थ्योरी वाला। अब दूसरा पॉइंट हुआ आपके संविधान का, ठीक है। संविधान आपने सबने पढ़ रखा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो संविधान की कोई विशेष बात नहीं है। जो जो चीजें इसमें दी हुई है वो उसको नोट कर लेना, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि संविधान की आपकी 10 चीजें दी हुई, तो 10 चीजों को पढ़ना, एक्स्ट्रा को हाथ मत लगाना, ठीक है। इसी तरह आपकी फिर लोकल यानी कि स्थानीय जो संस्थान है उसके बारे में आपको देखना है। इसके बाद में जो चौथा दिया हुआ है आपकी इंडिया डेमोक्रेसी के, भारतीय लोकतंत्र की जो चुनौतियां दी गई है, भारतीय विदेश नीति दी गई है, उसको पढ़ना है। कि आपके सिलेबस इतना सिंपल दिया हुआ है सेकंड ग्रेड में, बिल्कुल सिंपल, अगर आप इसको पढ़ते हो तो बिल्कुल आपके अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में जो रिसेंट ट्रेंड है, जैसे वैश्वीकरण है, एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, जो भी है वो आपको देखना है इसमें, तो बिल्कुल सिंपल आ रहा है आपको समझ में। इसके बाद में आपको सोशोलॉजी, सोशोलॉजी के बारे में आपको विस्तार से देखना है। सोशोलॉजी के बारे में किस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। सोशोलॉजी के लिए क्या करना होगा आपको, आपको वर्धमान महाविद्यालय, जानते हो ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से आपको सोशोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप इसके लिए जो बीए में चलती है पासबुक, उसको खरीद लेना। पासबुक से भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर एक गाइड तो रहेगी, इसे उससे पढ़ना। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको इससे अच्छी तरीके की तैयारी कहाँ हो सकेगी। बस आप पहले सिलेबस को समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत आवश्यक है। तो यानी कि देखोगे प्रत्येक में बहुत कम कम दिए हैं, 5 बिंदु दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। जैसे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, जैसे समाजशास्त्र का जनक कौन है, अगस्त कांटे है 1838 में। इस तरह से आपको प्रत्येक क्षेत्र में देखना है। इसकी जो आधारभूत जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपकी सोसाइटी, समाज है, सामाजिक समूह है, परिस्थिति है, भूमिका है, सामाजिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सिंपल है। इनको कोई विशेष, इसको एक बार आप वीडियो देख लोगे तो इसमें कोई विशेष आपकी दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरा है आपके कास्ट और क्लास, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, जाति वर्ग,
जाति क्या होता है, वर्ग क्या होता है, बिल्कुल बस आपको इनकी जो परिभाषाएँ हैं वो आपको ध्यान ध्यान देना होगा। जैसे जाति क्या है? मजूमदार के अनुसार, कुल्ले के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है, वर्ग जाति और वर्ग एक खुला वर्ग है। तो बिल्कुल कोई अ, मेरे हिसाब से कोई विशेष समस्याएँ नहीं है इसमें। इसके बाद में करंट सोशल प्रॉब्लम जो दी हुई है उनको देखना है आपको। इसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें समाजशास्त्र में, बिल्कुल आराम से जैसे वन, धर्म, आश्रम, पुरुषोत्तम, मैरिज, फैमिली, बिल्कुल सिंपल-सिंपल दिया हुआ है। बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़िए, बिल्कुल सिंपल है। पढ़िए आप, कृपया आप पढ़िए। सामाजिक विज्ञान में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। बस आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, कम से कम आप समाज विज्ञान में एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, फिर आपको रोकने वाला नहीं है कोई भी, आप एक बार पढ़े तो सही। इसके बाद में लोक प्रशासन देखिए, बिल्कुल सिंपल मीनिंग, स्कोप, नेचर, इवोल्यूशन, पब्लिक एडुकेशन, यानी कि आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिलेबस दिया हुआ है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनको देखिए, आपको लोकपाल, लोकायुक्त बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं, आपको बस देखना है क्या है इसके क्या है, मोरल मोटिवेशन क्या है। तो इस तरह से आप, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सिलेबस बताऊं, और मेरे से जब टाइम मिलेगा तो मैं जो समाज विज्ञान के जितने भी क्षेत्र है उसको पुराने कराने की कोशिश करूंगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, फिलोसफी भी मिल जाएगा आपको। फिलोसफी केवल आपको बीए की जो फिलोसफी है वो आपको मिल जाएगा, जैसे वैदिक उपनिषद फिलोसफी, यानी कि वैदिक और उपनिषद चलेगी, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, आपके शुक्राद विधि चलेगी, आपकी ग्रीक इतिहास चलेगा, इंडोनिज्म, उपयोगितावाद, कांट, फ्रीडम ऑफ विल, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, बिल्कुल सिंपल है ना? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख कांट का कर्तव्य है, सुखवाद, ग्रीक जिसमें अरस्तु, ये बिल्कुल आपके सिंपल है। जैसे अब देखो, आपके वर्णाश्रम धर्म आ गया, आपके पुरुषार्थ आ गया, समाजशास्त्र का चीज आ गया, आपका निष्काम कर्म आ गया, गीता का आ गया, एथिक्स ऑफ जैन का आ गया, बुद्धिज्म आ गया, गांधी आ गया, यानी कि जैन, बुद्ध, गांधी आपकी इतिहास में मिल जाते हैं। इसी तरह आपके पुरुषार्थ धर्म आपके समाजशास्त्र में मिल जाते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से आपके ये रिलेवेंट है एक दूसरे से। बस बिल्कुल आप शांत मन से पढ़िए। मैं देख सकता हूँ कि आपके, मुझे कुछ नहीं लग रहा कि आपके सिलेबस कोई विस्तार से है, तो केवल आपको एक बार देखने की आवश्यकता है सिलेबस को, उसके बाद में कुछ नहीं है। और जो टीचिंग मेथड है वो कुछ है नहीं। टीचिंग मेथड में तो जिसके नंबर आएंगे वो आएंगे, आपको सकारात्मक रूप से इसको टीचिंग मेथड को हल करना है। इसमें कोई विशेष कुछ मतलब ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टीचिंग मेथड में आपकी सकारात्मक सोच वहां से पूछ जाएगी। तो आज के इसमें इसे ये ही, और आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सिलेबस को, और समझना में चाहिए, और सिलेबस को अपने पास रखिए और कीप स्टडिंग, सकारात्मकता रखिए, आपके दरवाजे अपने आप खुलेंगे और आप सफल लोगों की गिनती में जरूर आओगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।